नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग प्रतिदिन एफएसओ पीवाईक्यू के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। अभी हम लोग गुजरात पीसीएस के 2021 के पेपर की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें 200 प्रश्न थे, है ना। आज के इस क्लास से हम उस पेपर के 100 प्रश्नों को कवर कर चुके होंगे। आप में से जो लोग सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो लोग व्यवस्थित तरीके से इस एफएसओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वह यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहे प्रैक्टिस करने के लिए, तो जॉब्स वाला की तरफ से 7000 प्रश्नों की टेस्ट श्रृंखला चलाई जा रही है। इसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, अपनी तैयारी को असेस कर सकते हैं। हम चालू करते हैं हमारी आज की अपनी इस क्लास को। प्रश्न क्रमांक 81 से चालू कर रहे हैं। आज का पहला प्रश्न होल पेपर का 81st क्वेश्चन, ठीक है। द एसिडिटी ऑफ द विनेगर इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ, है ना। विनेगर जो रहता है, सिरका जिसको कहते हैं, सिरके की यदि हमको अम्लीयता मापना है, तो उसके लिए हम किस उसको उसको किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे सिरके की अम्लीयता को। तो चूंकि सिरका जो रहता है वो एसिटिक एसिड होता है ना। सिरका जो रहता है दरअसल क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। तो सिरके की अम्लीयता को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन बताते हैं। क्या बताते हैं? परसेंट या कंसंट्रेशन ऑफ द एसिटिक एसिड इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है, टू एक्सप्रेस द एसिडिटी ऑफ द विनेगर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आता है कि जो सिरका रहता है, विनेगर रहता है, उसमें कितना परसेंट एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। तो जो विनेगर सिरका रहता है, जो कि आपके घरों में ये जब प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है सामान्यतः पिकल्स वगैरह में, है ना, वह 4 से 7% की रेंज में रहता है। कितना रहता है? 4 से 7% की रेंज में। ऐसे ही यदि आपको सिट्रस फ्रूट्स हैं, लेमन, लाइम, ऑरेंज या कोई और दूसरा सिट्रस फ्रूट है, यदि उसकी एसिडिटी को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? परसेंटेज ऑफ सिट्रिक एसिड यूज करते हैं, क्योंकि उनमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कितना सिट्रिक एसिड होता है इन जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, तो एक रेंज कह सकते हैं 4 to 8% के आसपास होता है इनमें, ठीक है। सब में वेरी करेगा। ये जो वेरिएशन होता है कई कारणों से हो सकता है। स्पीसीज से हो सकता है, मॉइस्ट है ना, किस रीजन में आप उगा रहे हैं उससे हो सकता है, क्लाइमेट से हो सकता है, कई सारे वेरियस फैक्टर विल इम्पैक्ट, ठीक है। बट हमको क्या ध्यान में रखना है ना, बस हमको क्या ध्यान रखना है, कितने परसेंट होता है? 4 से 8% होता है। यदि आपको योगर्ट या फर्मेंटेड मिल्क, है ना, इस प्रकार की चीज़ों का, ये दूध से बने हुए उत्पादों का एसिडिटी बताना, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? लैक्टिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग चीज़ों के लिए हम क्या यूज करते हैं, अलग अलग प्रकार के एसिड्स का यूज करते हैं टू एक्सप्रेस देयर एसिडिक वैल्यू और एसिडिक परसेंटेज, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। और एसिडिटी, अगला, गोइट्रोजन इज प्रेजेंट इन, गोइट्रोजन निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित होता है, ठीक है। पहला टमाटर, दूसरा कैबेज, गोभी, बंद गोभी, तीसरा प्लम्स और चौथा आ जाता है ओनियन, है ना। तो गोइट्रोजन किसमें पाया जाता है? कैबेज में, बंद गोभी में, ठीक है। किसमें पाया जाता है? कैबेज में, बंद गोभी में। गोइट्रोजन आर सब्सटेंसेस दैट इंटरफेयर विद द थायराइड हार्मोन सिंथेसिस, ठीक है। कभी भी यदि आपको थोड़ी सी बेसिक भी, यदि आपको कभी भी घर में कोई किसी के यहाँ बीमारी रही हो, डॉक्टर रिकमेंड करता है गोभी मत खाओ। किस केस में? थायराइड के केस में। किसके केस में? थायराइड के केस में डॉक्टर बकायदा रिप्रेजेंट करता है कि तुम गोभी मत खाओ। क्यों? क्योंकि जो गोभी होता है वह TSH को, है ना, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रहता है, अल्टीमेटली वह किसके लिए उत्तरदायी है? T3 और T4 के फॉर्मेशन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। जो ये कहाँ से रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। और ये कहाँ से रिलीज होते हैं? थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ठीक है। अब अल्टीमेटली ये जो कैबेज होता है जिसमें गोइट्रोजन पाया जाता है, वो क्या करता है? इसको रेगुलेट करता है। ये यू रेगुलेट कहने के बजाय आप क्या कहिए, इनहिबिट करता है उसके फंक्शन को, ठीक है। तो हमको क्या किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है कैबेज नहीं खाएं थायराइड के केस में, ठीक है। यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे गोइट्रोजन्स की बात करें, है ना, यहाँ पे सभी गोइट्रोजन से दिए हुए हैं। गोइट्रोजन्स बहुत प्रकार के होते हैं, है ना। जैसे उदाहरण की बात करें, ग्लूकोसिनोलेट्स या फिर थायोसाइनेट्स अल्टीमेटली उससे मिलेगा। या किस में पाया जाता है? कैबेज जो कि गोभी है, कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रोकली हो गया, है ना, इसके अलावा टर्निप है, रेडिश है, मूली है ना, इनमें ये पाया जाता है, ठीक है। तो अभी हमने कहा गोइट्रोजन क्या काम करता है, वो हमने डिस्कस किया। फिर हमने ये देखा कि अल्टीमेटली ये कौन सा गोइट्रोजन है, विच टाइप ऑफ द गोइट्रोजन, तो वो यहाँ पे आया, है ना। अगेन ये आपको ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा आपको इतने डिटेल में ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि ऊपर की बात भी, सुपरफिशियल बात भी ध्यान रखे हुए, दैट इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। सोयाबीन में क्या बात करें तो उसमें क्या पाए जाते हैं? आइसोफ्लेवोन्स पाए जाते हैं, ना। यदि टोपियोका की बात करें तो उसमें क्या पाया जाता है? साइनोजेनिक पाया जाता है, ग्लाइकोसाइड पाया जाता है।
है ना। शकरकंद की बात करें तो उसमें साइनोजेनिक कंपाउंड्स ही पाए जाते हैं, है ना। अब ये क्या कर देते हैं, यूजुअली माइनर इफेक्ट आफ्टर द कुकिंग, है ना। स्वीट पोटैटो के जब आप पका देते हैं तो अल्टीमेटली स्वीट पोटैटो को पकाने के बाद इनका कोई खास इम्पैक्ट नहीं रह जाता है, ठीक है। हमने बात करी ग्लूकोसाइनोलेट्स और थायोसाइनेट्स की, इनका क्या इंटरफेयर रहता है, तो इंटरफेयर विद दी आयोडीन अपटेक। आयोडीन अपटेक का मतलब होता है कि उसका हमारा बायोलिटी क्या करना, प्रभावित करना, ठीक है। जो उसकी जैव उपलब्धता रहती है उसको क्या करते हैं वो लोग, प्रभावित करते हैं। और अल्टीमेटली क्या होगा, थायराइड हार्मोन का डिफिशियंसी होगा और उसका परिणाम किसके रूप में निकल करके आएगा, थायराइड हार्मोन की कमी से होने वाले रोगों के रूप में, जिसमें सबसे प्रमुख रोग क्या होता है, गोइटर, घेंघा रोग, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखें, है ना। अगला द HOH हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इन अ वाटर इज अबाउट, है ना। HOH बॉन्ड एंगल वाटर में कितना होता है, ये एकदम केमिस्ट्री का, प्योर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन हमारे लिए भी उपयोगी हो सकता है ना। तो हाइड्रोजन जिसका फॉर्मूला, सॉरी वाटर जिसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। यदि हम उसको अरेंज करें, है ना, तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो अब उसमें पूछा जा रहा है कि इसमें कितना डिग्री का एंगल बनता है ना। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल बनता है वो बनता है 105 डिग्री का, कितने, 105 डिग्री का, विच इज अबाउट 104.5 डिग्री। बट अगेन 104.5 डिग्री का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, एग्जैक्टली कितना होता है, इतना होता है, ठीक है। लेकिन इसका हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो हम जो नजदीक का ऑप्शन होगा उसको क्या करेंगे, पिक करेंगे। वो नजदीक का ऑप्शन क्या है, ठीक है। अगला, नेम ऑफ द फर्स्ट कमर्शियली सिंथेसाइज्ड कलर, ठीक है। आपके यूनिट उसमें 10 में क्या दिया हुआ, फूड एडिटिव्स दिए हुए हैं। उन फूड एडिटिव्स, जो बहुत प्रकार के फूड एडिटिव्स होते हैं, उनमें से एक फूड एडिटिव क्या होता है, कलरेंट होते हैं, जो कलर अलग अलग प्रकार के यूज किए जाते हैं अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स में, ठीक है। अब तुम बूंदी पीली भी खाते हो, बूंदी संतरे कलर की भी खाते हो, ठीक है भाई। तो कैसे बनती, कलरेंट डाला गया होगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पहला कमर्शियली सिंथेसाइज्ड लैब में बना हुआ कलरेंट कौन था। इसके पहले सब क्या यूज हो रहे थे, नेचुरल कलर जो फूलों से निकाले जा रहे हैं, पत्तियों से निकाले जा रहे हैं, वो यूज हो रहे थे। पहला सिंथेटिक कलरेंट कौन था, पहला सिंथेटिक कलरेंट क्या था, मॉव, है ना, क्या था वो, हाँ ठीक है। द फर्स्ट कमर्शियली सिंथेसाइज्ड कलर इज मॉफ, ऑल्सो कॉल्ड एज एनिलीन पर्पल, क्या कहा जाता है उसको, एनिलीन पर्पल। इसको 1855 में क्या किया गया था, सिंथेसाइज किया गया था, है ना। किसके द्वारा किया गया था, विलियम हेनरी पर्किन के द्वारा, किसके द्वारा किया गया था, विलियम हेनरी हेनरी पर्किन के द्वारा, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे। कलरेंट, एनिलीन पर्पल, है ना, 1956 सिंथेटिक डाई थी, जो कहाँ से बनाई गई थी, एनिलीन से बनाई गई थी। अल्टीमेटली वो एनिलीन पर्पल के नाम से जानी गई, जिसको मॉब भी कहा गया, ठीक है। इसके अलावा यदि हम स्वीटनर की बात करें, सबसे पहला जो सिंथेटिक स्वीटनर था वो क्या था, सैक्रिन था, जो कि 1879 में बनाया गया था, ठीक है। कब बनाया गया था, 1879 में। पहला प्रिजर्वेटिव की बात करें तो पहला प्रिजर्वेटिव क्या था, सोडियम बेंजोएट था, जो कि अर्ली 1900 में बनाया गया था, ठीक है। जो कि बेंजोइक एसिड का क्या था, सोडियम सॉल्ट था, ठीक है। पहले फ्लेवरिंग एजेंट की बात करें सिंथेटिक में तो वो क्या था, वेनिलीन था, जो कि 1874 में बनाया गया था, ठीक है। पहले एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो क्या था, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल था, BHA था, जो कि फोर्टीज के दौर में बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ पहला, सभी फूड एडिटिव्स की कैटेगरी में सबसे पहला क्या बना, कब बना, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। सिट्रिक एसिड नेचुरली पाया जाता है, सिट्रिक एसिड का इंडस्ट्रियल क्या किया जाता है, उत्पादन भी किया जाता है। और पहला जो एसिडुलेंट था वो क्या था, सिट्रिक एसिड ही था, ठीक है, जो कि लैब में बनाया गया था, किसकी मदद से, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया की मदद से बनाया गया था। पहला इमल्सिफायर क्या था, लेसिथिन था, जो कि अर्ली 1900 में बनाया गया था, है ना। इसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट करने का प्रयास किया गया था, सोयाबीन से, एग यॉक से, प्राइमरली कहाँ से, सोयाबीन से। ये क्या करता है, स्टेबलाइजर का काम करता है, ठीक है, इमल्सिफायर का काम करता है। चलो अगला, द कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट प्रेजेंट इन दी टर्मरिक पाउडर, जो टर्मरिक होता है वो पीला होता है, हल्दी क्या होता है, पीला होता है। तो हल्दी का जो पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमसे, है ना। तो वहां पे हल्दी का जो पीला कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, करक्यूमिन की वजह से, किसकी, करक्यूमिन की वजह से, ठीक है। करक्यूमिन क्या होता है, एक पॉलीफिनाइल कंपाउंड होता है ना। उसका केमिकल नेचर की बात करें तो किस प्रकार का होता है वो, पॉलीफिनाइल कंपाउंड होता है, जो किस प्रकार का कलर प्रोड्यूस करता है, येलो ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करता है, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी रखता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी रखता है, और सबसे प्रमुख एंटी कैंसरस एक्टिविटी रखता है। कैंसर सेल्स के ट्रीटमेंट में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसके, कैंसर सेल के ट्रीटमेंट में भी इसका उपयोग बकायदा
किया जाता है, ठीक है। फिर आता है चिली या रेड पर्पल की बात करें, जो मिर्च होती है वह लाल रंग की होती है ना, वह किसकी वजह से होती है, तो कैप्साइसिन कंपाउंड होता है। इसके अलावा कैप्सनीन होता है ना, जो कैप्साइसिन होता है वो कलर प्रोवाइड करता है, जो कैप्सनीन होता है वो क्या करता है, कलर के साथ साथ पंजेंट जो टेस्ट होता है, पंजेंट मतलब जो तीखापन स्वाद आता है ना मिर्ची का, मिर्ची का जो तीखा स्वाद होता है किसकी वजह से होता है, कैप्सिसिन की वजह से होता है। वही कैप्सिसिन अलोंग विथ कैप्सनथीन कलर के लिए भी उत्तरदायी होता है, रेड कलर के लिए। के क्या होते हैं केमिकल नेचर, कैरोटेनॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं ये, कैरोटेनॉइड्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा ड्यूटी बनता है कि सैफरन, पेपरिका, क्लोव, है ना, ये पूरी लिस्ट एक दी हुई है, एनाटो, बीटरूट, पालक, है ना, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन किसका क्या कहाँ। चलो अगला आता है HACCP स्टैंडर्ड्स वाज डेवलप्ड बाय, ठीक है, ये पहले भी पढ़ाया हुआ है। HACCP स्टैंडर्ड्स किसके द्वारा डेवलप किए गए थे, नासा के द्वारा डेवलप किए गए थे। किसके द्वारा, नासा के द्वारा डेवलप किए गए थे। अलॉन्ग विथ, है ना, नासा ने यह किसके साथ मिलकर के किया था, पिल्सबरी कंपनी के साथ। किसके साथ, पिल्सबरी कंपनी के साथ मिलकर किया था। किसके लिए किया था, एस्ट्रोनॉट्स के लिए। किसके लिए किया था, एस्ट्रोनॉट्स के लिए, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स के लिए भोजन लेकर के कहाँ जाना था, ऊपर स्पेस में जाना था, ठीक है। इसलिए सब किया गया था, 60 के दशक में किया गया था। कब किया गया था, 60 के दशक में सब काम किया गया था। बाद में इसको पूरी दुनिया में लागू कर दिया गया। आज की तारीख में वर्तमान में पूरी दुनिया में इसको सुपरविजन कौन कर रहा है, तो हम कहें कि फाओ, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, FDA हो गया, WTO हो गया, कई सारी संस्थाएं मिलकर के इसको क्या करती, मैनेज करती हैं। किसके माध्यम से, तो एक ज्वाइंट कमेटी के माध्यम से करेंगी। ये ज्वाइंट कमेटी कहाँ पे काम करती है, ये ज्वाइंट कमेटी काम करती है कोडेक्स एलिमेंटरिस कमीशन के अंतर्गत, ठीक है। इन ज्वाइंट कमेटी के बारे में पहले पढ़ाया हुआ है यही MCQ क्लास में, ठीक है। चलो अगला आता है, तो प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ घी इंडिकेट्स अडल्ट्रेशन विथ अ प्लांट ऑयल्स, ठीक है, कि यदि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ घी में उपस्थित है, तो हम कहेंगे कि घी में जो मिलावट की गई है वह किससे की गई है, प्लांट ऑयल से की गई है, ठीक है। किससे की गई है, प्लांट ऑयल से की गई है। निम्नलिखित में से यदि कौन सा डाला हो तो, है ना, व्हाट इज द राइट आंसर, पहला कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल मेरे पेट शरीर में भी मिलता है, तुम्हारे में भी मिलता है, गाय में भी मिलता है, भैंस में भी मिलता है, मछली में मिलता है, सब में मिलता है ना, तो पहला तो कहानी खत्म। दूसरा आता है फॉस्फोलिपिड्स, सेम लाइक कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, वो भी यहाँ फिट नहीं बैठता है, ठीक है। तीसरा आता है फाइटो स्टेरॉल, ठीक है। देखो जो फाइटो शब्द होता है ना, जो बायोलॉजी होता है, या बायोलॉजी ना कहें, बायोलॉजी ना कहें, हम उसको क्या कहें, उसमें बॉटनी के सेक्शन में, है ना, बॉटनी के सब्जेक्ट में फाइटो शब्द का मतलब ही होता है प्लांट। फाइटो शब्द का मतलब ही क्या होता है, प्लांट, है ना। ऐसे ही एक शब्द होता है फ्लोरा, है ना, ऐसे एक शब्द क्या होता है फ्लोरा, उसका भी मतलब क्या होता है, प्लांट, ठीक है। तो फाइटोस्टेरॉल जो होता है, फाइटोस्टेरॉल यदि प्रेजेंट है हमारे घी में, तो हम मानेंगे कि इसमें जो अडल्ट्रेशन किया गया है वह किसकी मदद से किया गया है, प्लांट ऑयल की मदद से किया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये कहाँ कहाँ से निकाला जा सकता है ना, ये निकाला जा सकता है, सोयाबीन ऑयल डाल दिया गया है, सनफ्लावर ऑयल डाल दिया गया है, पाम ऑयल डाल दिया गया है, ठीक है। इनके माध्यम से कैसे हम डिटेक्ट करेंगे, हम गैस क्रोमेटोग्राफी और हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के माध्यम से इसको क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको। फिर अलग अलग प्रकार के क्या दिए हुए यहाँ पे मिलावट दी हुई हैं, इन मिलावटों को आप जरूर एक बार अपने स्तर पे पढ़ें, ठीक है। चलो अगला आता है, द वर्ड एगमार्क इज राइट फ्रॉम द वर्ड्स, है ना, ये इस क्वेश्चन को हमने कई बार पहले भी लगा चुका है, अलग अलग एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है, बहुत फर्जी क्वेश्चन, लिटरली बहुत फर्जी क्वेश्चन है, ठीक है। यह जो वर्ड है एगमार्क के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है ना। ये दो शब्द कौन कौन से होते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कौन सा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ये जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का पूरा सिस्टम है, एगमार्क का जो पूरा सिस्टम है, कब स्थापित किया गया, 1937 के अधिनियम से। अधिनियम का नाम क्या है, द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस गार्डनिंग सॉरी ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937 के माध्यम से इसको रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। यह क्या जारी करता है, यह सर्टिफिकेशन जारी करता है, किसके लिए, एग्रीकल्चर उत्पादों के लिए, किसके लिए, एग्रीकल्चर उत्पादों के लिए, जैसे राइस फ्लोर पल्सेस बिस्किट एक्सेट्रा, है ना, ऑयल्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद ISI, इस ISO, इन सब के बारे में भी आप जरूर पढ़ें, ये सब कुछ आपके 10वीं यूनिट में दिया हुआ है, सब कुछ ये सब आपको कहाँ शामिल है, आपकी 10th यूनिट में, ठीक है। अगला, द स्पेसिफिक माइग्रेशन लिमिट SML इन द रिलेशन टू द फूड पैकेजिंग मटेरियल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट,
ऑफ सब्सटेंसेस पर केजी ऑफ फूड स्टिमुलेंट्स, ठीक है। जो एसएमएल होता है उसको किस यूनिट के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन है, बाकी जो कहानी है उस सब का कोई खास मतलब नहीं है, ठीक है। तो स्पेसिफिक माइग्रेशन जो लिमिट होती है रिलेशन टू फूड, अच्छा इसको समझ लो कि माइग्रेशन लिमिट का मतलब क्या होता है। समझो कि ये तुम्हारा क्या है, केन है ना, काय की केन है, समझ लो प्लास्टिक की है, जिसमें तुम्हारा क्या भरा हुआ है, कोई लिक्विड आइटम भरा हुआ है, फूड आइटम भरा हुआ है, जिसको तुम बाद में क्या करोगे, पियोगे, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, अंडर दी है ना, ड्यू टू सम प्रेशर और टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन एनीथिंग, है ना, इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो क्या होगा, ये जो प्लास्टिक में केमिकल कंपाउंड बनाने में लगे थे ना, ये प्लास्टिक बॉटल है ना, तो प्लास्टिक बनाने में जो केमिकल कंपाउंड लगे थे उनसे क्या होगा, केमिकल लीच आउट होगा। लीच आउट होने का मतलब रिसाव होना, है ना, और रिसाव होकर के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। उस लीच आउट होने की प्रोसेस को यहाँ पे क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक माइग्रेशन लिमिट। माइग्रेट हो रहा है जो केमिकल कंपाउंड है वह प्लास्टिक मटेरियल से हमारे फूड सब्सटेंस में क्या हो रहा है, माइग्रेट हो रहा है। तो एसएमएल लिमिट कहाँ में बताई जाती है, मिलीग्राम में बताई जाती है। कहाँ में बताई जाती है, मिलीग्राम में हमेशा बताई जाती है, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से बताया जाता है उसको, ठीक है। कि भाई लेड है, मान लो क्या है, लेड है, आर्सेनिक है, कैडमियम है, कितना एसएमएल है उसका, है ना। तो बताओगे कि भाई उसका जो आर्सेनिक है उसका एसएमएल कितना है, 0.1 mg पर केजी, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे हम एफएसएसआई द्वारा बताई गई लिमिट्स की बात नहीं कर रहे हैं। एफएसएसआई एक लिमिट का की बताता है कि किस एडिटिव में किस एडल्ट्रेंट की अपर लिमिट कितनी हो सकती है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम किसकी बात कर रहे हैं कि जो प्लास्टिक मटेरियल है, जो पैकेजिंग मटेरियल है, उसमें से जो लीच आउट होगा उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही एसएमएल के साथ ही एक टर्म होती है ओएमएल। क्या होती है, ओएमएल, ओवरऑल माइग्रेशन लिमिट, है ना। जो ओवरऑल माइग्रेशन लिमिट होती है यह टोटल या मैक्सिमम टोटल माइग्रेशन को बताती है। इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मिलीग्राम पर, है ना, डीएम स्क्वायर, है ना, डेंसिटी डेसिमीटर स्क्वायर पैकेजिंग ऑफ द सरफेस, ठीक है। एग्जैक्टली डीएम स्क्वायर का फुल फॉर्म चेक कर लेना यार, मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा, ठीक है। चलो, फिर आता है फूड स्टिमुलेंट्स, कॉन्टैक्ट कंडीशंस। ये अगेन इन टर्म्स का बहुत ज्यादा हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से महत्व तो नहीं है। एसएमएल जरूर आप ध्यान रखें, लीचिंग आउट प्रोसेस क्या होती है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा उसके सराउंडिंग में कि किस मटेरियल से क्या एग्जैक्टली माइग्रेट होता है ना, प्लास्टिक से क्या माइग्रेट होगा, कोई मेटेलिक वो है पैकेजिंग मटेरियल है तो उससे क्या माइग्रेट होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला, नेम the initiatives of the government of the India and the Food Safety and Standards Authority of the India to transform the country's food system in order to ensure the safe, healthy and सस्टेनेबल फूड फॉर ऑल, है ना। कि फसाई और भारत सरकार ने मिल करके भारत के फूड सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और सतत विकास, है ना, सततता को, खाद्य सततता को सुरक्षित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है, ठीक है। तो जो भारत सरकार ने अभियान चलाया है ये आपकी यूनिट 1 का टॉपिक है, ईट राइट इंडिया मूवमेंट। कौन सा, ईट राइट इंडिया मूवमेंट। कब चलाया गया था, 2018 में। किसने चलाया था, फसाई ने चलाया था। किसने चलाया था, फसाई ने चलाया था। इसका स्लोगन क्या है, टैग लाइन क्या है ना, इसका स्लोगन है सही भारत बेहतर जीवन। क्या है इसका स्लोगन, सही भारत, सही भोजन बेहतर जीवन। क्या है, सही भोजन बेहतर जीवन, इसका क्या है, टैग लाइन है। जो भी स्लोगन कहना चाहें आप, जो भी कहना चाहें, ठीक है। अगला, अपॉन रिसिप्ट ऑफ द सैंपल बाय द फूड एनालिस्ट ही इज लायबल टू फिनिश द he is liable to finish the analysis and send the report to analyst of the sample within how many days to designate officer, है ना। समझो कि एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर, जैसे तुम फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, ठीक है, तुमने क्या किया, एक सैंपल कलेक्ट किया। कहां से सैंपल कलेक्ट किया, एफबीओ से, फूड बिजनेस ऑपरेटर से सैंपल कलेक्ट किया। काय का सैंपल कलेक्ट कर लिया, मान लो अभी त्योहार आने वाले हैं तो मिठाई का सैंपल कलेक्ट कर लिया, ठीक है। उस सैंपल को तुम कितने हिस्सों में डिवाइड करोगे, पहला क्वेश्चन यहीं से खड़ा होता है, 4 हिस्सों में डिवाइड करोगे, ठीक है। अब ये तो चलो 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ये सैंपल क्या होने हैं, जांच होनी है इनकी। क्या होनी है, जांच होनी है। कहाँ होगी, लैब में होगी। कौन सी लैब में होगी, फसाई द्वारा अप्रूव्ड लैब में होगी, सिर्फ और सिर्फ। कहाँ, फसाई द्वारा अप्रूव्ड लैब में होगी, है ना। वो जो ये 4 सैंपल बनाया है उसमें से जो एक सैंपल है वो रख दिया जाएगा किसके लिए, कोर्ट के एविडेंस के तौर पर, ठीक है। 2 सैंपल किसको दे दिए जाएंगे, एनालिस्ट को दे दिए जाएंगे। एक सैंपल रखा रहेगा रिकॉर्ड कीपिंग के तौर पे, ठीक है। अब ये जो जांच होगी ये सैंपल किसको चला जाएगा, फूड एनालिस्ट को चला जाएगा। फूड एनालिस्ट के पास जब सैंपल आएगा तो फूड एनालिस्ट क्या करेगा, उस सैंपल को देखेगा,
यदि फूड एनालिस्ट को सैंपल में कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो वह 7 दिन के अंदर क्या करेगा, इसको बताएगा। कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर। और यदि कोई प्रॉब्लम नहीं निकल आती है रिसीव करने से 7 दिन के अंदर, यदि आज तारीख क्या है, 25 तारीख है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मान लो 21 तारीख है, ठीक है, 21 तारीख को रिसीव किया तो 28 तारीख को क्या करना पड़ेगा, इसको 28 तारीख के पहले पहले इसको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई सैंपल तूने गड़बड़ दिया है। चलो माना सैंपल गड़बड़ नहीं था, ठीक है, तो फिर रिसीव करने से लेकर के 14 दिन के अंदर, रिसीव करने से लेकर के 14 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा, उसको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, जांच रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, सैंपल जांच रिपोर्ट जो है उसको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। कितने? 14 दिन। तो 7 दिन कहानी, 14 दिन कहानी, कितने सैंपल डिवाइड करने हैं, है ना, ये सब ध्यान में रखना। सैंपल कौन कलेक्ट करेगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर कितना कलेक्ट करेगा यह तय नहीं है, या कितना कलेक्ट करेगा, कितनी मात्रा में, मतलब 1 किलो मिठाई रख लेगा, 50 किलो मिठाई रख लेगा, कितना सैंपल लेगा, ये तय नहीं है। मतलब हर प्रोडक्ट के लिए तय है, बात समझना, सभी के लिए एक समान नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि सभी के लिए एक समान नहीं है, ठीक है। आप सिंपल क्या करेंगे, सैंपलिंग और रेगुलेशन, सैंपलिंग रेगुलेशन जो बना हुआ है फसाई का 2011 का, उसको जाकर के डाउनलोड करेंगे और वहां पे आपको मिल जाएगी 50 पेज की एक लिस्ट जिसमें लिखा हुआ है हर आइटम के बारे में। स्पाइसेस कलेक्ट कर रहे हो सैंपल में तो कितना लोगे, ठीक है, ये जो ड्रिंक वगैरह होते हैं इनको कलेक्ट कर रहे हो तो कितना लोगे, मिठाई होती है तो कितना लोगे, सबके लिए अलग अलग मात्रा लिखी हुई है। जांच होगी, जांच का पैसा कौन वहन करेगा, है ना, ये जो लैब में जांच हो रही थी इस जांच का पैसा कौन वहन करेगा, फोकट में थोड़े ना लैब चल रही है, तो इस जांच का पैसा किससे वसूला जाएगा, फूड बिजनेस ऑपरेटर से, दुकानदार से। कितना? 5,000 रुपए। कितना वसूला जाएगा? 5,000 रुपए, ठीक है। चलो अगला, अब ये फंक्शन ऑफ द फूड एनालिस्ट लिखे हुए हैं जो मैंने ऊपर समझा दिया, ठीक है। ये 7 दिन वाली कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, देख लेना। 14 दिन वाली कहानी यहीं पे कहीं लिखी होगी, है ना। 7 डेज वाली कहानी ये लिखी हुई है, और देख लेना 14 दिन वाली कॉपी भी, कहानी भी यहीं कहीं लिखी होगी, ठीक है। चलो 14 डेज ये लिखा है। चलो अगला, व्हाट आर दी सिक्वेस्ट्रेंट्स हैं। सिक्वेस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? एक प्रकार के फूड एडिटिव होते हैं, अभी के लिए समान तौर पे कहें तो ये क्या होते हैं, एक प्रकार के फूड एडिटिव्स होते हैं। लेकिन अगेन ये फूड एडिटिव्स कर क्या रहे हैं, कोई तो फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे कलर एंड फूड एडिटिव है, क्या प्रोवाइड करेगा, कलर प्रोवाइड करेगा। इमल्सिफायर फूड एडिटिव है, क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन कर देगा। मतलब दो यदि वो हैं, दो यदि सरफेस है, एक ऑयली सरफेस है, दूसरा वाटरी सरफेस है, दोनों को मिलाना है तो कैसे मिलाएंगे, तो इमल्सिफायर की मदद से मिलाएंगे। उसी प्रकार से सिक्वेस्ट्रेंट्स क्या करते हैं, वही भी एक क्वेश्चन है। सिक्वेस्ट्रेंट्स क्या करते हैं, दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स आयन विथ मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन एक्सेट्रा। ये जो सिक्वेस्ट्रेंट्स रहते हैं ये क्या कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन, एक जटिल क्या बना लेते हैं, आयन बना लेते हैं। किसके साथ मिलकर के, मेटल्स के साथ मिलकर के। किस प्रकार के मेटल्स, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा, ठीक है। ये सिक्वेस्ट्रेंट्स की जो कैटेगरी है उसमें क्या क्या एग्जांपल आते हैं, तो इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट EDTA, है ना, सोडियम सिट्रेट, कैल्शियम डाई सोडियम EDTA हो गया, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट हो गया। ये कुछ सिक्वेस्ट्रेंट या चिलेटिंग एजेंट के एग्जांपल होते हैं, उसी को चिलेटिंग एजेंट कहते हैं, है ना। इसके अलावा जो अदर फूड एडिटिव्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है बाकी फूड एडिटिव्स की, ठीक है। चलो अगला आता है, टर्मरिक अडल्ट्रेटेड सेल्ला राइस फॉर्म्स विच कलर अपॉन स्प्रेइंग लाइम वाटर ऑन इट, ठीक है। जो सेल्ला राइस होता है, यदि उसमें टर्मरिक का क्या है, अडल्ट्रेशन किया गया, सेल्ला राइस में यदि टर्मरिक का अडल्ट्रेशन किया गया है, तो यदि हम उस राइस में क्या करें, लाइम वाटर, है ना, हम क्या करते हैं, सोडा वाटर, लाइम वाटर उसमें स्प्रे करते हैं, तो कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है ना। उस परिस्थिति में है ना, बात समझना। हमने क्या किया, सेलर राइस में टर्मरिक का क्या किया है, एडल्ट्रेशन किया हुआ है। अब हमको एडल्ट्रेशन पता करना है तो हम कैसे करेंगे, तो प्रोसेस होती है, लाइम वाटर क्या कर दो, उसमें छिड़क दो। इससे होता क्या है, यदि एडल्ट्रेशन है तो रेड कलर आ जाएगा छिड़कते ही, यदि एडल्ट्रेशन है तो लाल रंग आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब कुछ एडल्ट्रेशन टेस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, इन एडल्ट्रेशन टेस्ट को जरूर आप क्या करें, ध्यान में अवश्य रखें, ठीक है। चलिए अगला आता है, व्हाट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव ड्यूरिंग द सैंपलिंग, है ना। निम्नलिखित में से किसका प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज किया जाता है जब सैंपलिंग की जाती है, जब सैंपल उठाए जाते हैं, ठीक है। तो
40% फॉर्मेल्डिहाइड का, किसका 40% फॉर्मेल्डिहाइड को यूज किया जाता है एज सैंपल ड्यूरिंग द सैंपलिंग, है ना, जब सैंपल उठाए जाते हैं, सैंपल बनाए जाते हैं, तब 40% फॉर्मेल्डिहाइड का यूज किया जाता है सैंपलिंग की प्रोसेस की, सैंपलिंग की प्रक्रिया के दौरान, ताकि हम क्या कर सकें, माइक्रोबियल ग्रोथ को, माइक्रोबियल स्पॉइलेज को क्या कर सकें, रोक सकें, प्रिवेंट कर सकें, इनहिबिट कर सकें, ठीक है। और ये समानता कहाँ देखने को मिलता है, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में देखने को मिलता है, किसमें देखने को मिलता है, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में। इसी मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट इंडस्ट्री में 40% ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा बोरिक एसिड का यूज किया जाता है, ठीक है, किसका, बोरिक एसिड का भी या बोरैक्स का भी यूज किया जाता है। अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग प्रकार के क्या है, प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं ड्यूरिंग दी सैंपलिंग, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, जरूर एक बार आप देखें। अगला, लॉबी स्केल इज यूज्ड फॉर, लॉबी स्केल का यूज निम्नलिखित में से किस चीज के लिए किया जाता है, ये क्वेश्चन हम दूसरी बार लगा रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले भी लगा चुके हैं, शायद मणिपुर के पेपर में था ये, ठीक है। लॉबी स्केल का निम्नलिखित में से किस चीज के लिए प्रयोग किया जाता है, तो लॉबी स्केल का कलर मेजरमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है ना, और किस समय प्रयोग किया जाता है, बाउडोइन टेस्ट के दौरान, किसके दौरान, बाउडोइन टेस्ट के दौरान, है ना, ध्यान में रखना, स्पेसिफिक क्यों है, जैसे इन्होंने क्वेश्चन क्या बनाए, चारों के चारों कलर मेजरमेंट ही बनाए, लेकिन यहाँ पे टेस्ट क्या करते गए, बदलते गए। राइट आंसर क्या है ना, राइट आंसर क्या है, बाउडोइन टेस्ट, है ना। बाउडोइन टेस्ट में क्या करते हैं हम, लॉबी बॉन्ड स्केल का यूज करते हैं, ठीक है, किसका, लॉबी बॉन्ड स्केल का यूज करते हैं, ये ध्यान में रखेंगे आप, ठीक। चलो अगला है क्वेश्चन, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड द कॉलीफॉर्म ग्रुप ऑफ दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म समूह कॉलीफॉर्म का प्रदर्शन करता है, कॉलीफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, सामान्यतः इकोलाई होता है ना, क्या होता है, इकोलाई होता है, जो इसका रिप्रेजेंट टेटिव होता है, किसका, कॉलीफॉर्म का, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है, कॉलीफॉर्म में ई कोलाई के अलावा एंटेरोबैक्टर और क्लेबिशेला और सिट्रोबैक्टर भी आते हैं, लेकिन तुम ई कोलाई ध्यान रखो, तुम्हारा काम इतने में भी हो जाएगा, एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है। सामान्यतः ये क्या है, हमारी गट्स में पाया जाता है, हमारी इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है, जो कि पाचन में क्या करता है, सहयोग भी करता है ना, तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। ये हाइजीन इंडिकेटर के तौर पे सामान्यतः प्रयोग किया था, किसके तौर पे, हाइजीन इंडिकेटर के तौर पे इसको प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बाकी और भी यहाँ पे कुछ दिए हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जरूर एक बार आप उनको पढ़ें, ठीक है। चलो अगला है, एज पर दी FSS फूड प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिटिव्स रेगुलेशन 2011, द मेल्टिंग पॉइंट as determined by the capillary slip method shall not exceed how much degree in case of the bakery shortening, है ना, बेकरी शॉर्टनिंग प्रक्रिया के दौरान एफएसएस फूड प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन रूल्स के तहत, है ना, जो मेल्टिंग पॉइंट बताया गया है ना, कैपिलरी स्लिप मेथड के तहत, वह कितने से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो वह कितने से ज्यादा कभी भी नहीं जाना चाहिए किसी परिस्थिति में, 41 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, कितने से, 41 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगला, अब इसी प्रकार से अलग अलग चीजों के लिए मेल्टिंग पॉइंट्स बताए गए हैं, है ना, उसी स्टैंडर्ड्स के रेगुलेशन के अनुसार, है ना, 2011 के, आप जरूर इनसे एक बार गो थ्रू करें, ठीक है। अगला आता है, लिमिटिंग इसेंशियल अमाइनो एसिड इन व्हीट इज, है ना, जो व्हीट होता है, जो गेहूं होता है, उसमें एक इनहिबिटरी फैक्टर होता है, उसमें क्या होता है, एक इनहिबिटरी फैक्टर होता है, लिमिटिंग इसेंशियल अमाइनो एसिड होता है, वो कौन सा होता है ना, वह कौन सा होता है, लाइसिन होता है, क्या होता है वो, लाइसिन होता है। इस प्रकार के बहुत सारे इनहिबिटरी फैक्टर्स अलग अलग उसमें सेल्स में या ग्रेन्स में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हमने बात करी, है ना, व्हीट और इसमें क्या पाया जाता है, लाइसिन पाया जाता है। मेज या कॉर्न की बात करें तो इसमें ट्रिप्टोफैन और लाइसिन ही पाए जाते हैं, है ना। सोरगम, बार्ले और ओट्स की बात करें तो इसमें लाइसिन ही रहता है। रागी की बात करें, फिंगर मिलेट की, तो इसमें क्या रहता है, ट्रिप्टोफैन और लाइसिन ही पाए जाते हैं, ठीक है। ये अलग अलग तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगला, द फूड मोस्ट लाइकली टू कंटेन मरकरी, डायोक्सिन्स और पीसीबीज, है ना, वह कौन सा खाद्य पदार्थ समूह है जिसमें प्राइमरली सामान्यतः मरकरी या फिर डायोक्सिन या फिर पीसीबी पाए जाते हैं, ठीक है। देखो, मरकरी सामान्यतः उन्हीं में पाया जाएगा जो समुद्र में होते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। इसमें समुद्र में पाए जाने वाला क्या है भाई, फिश है ना, फिश जो रिवर से मिल रहा है, स्ट्रीम से मिल रहा है, लेक से मिल रहा है, इसमें क्या पाया जाता है, सामान्यतः मरकरी पाया जाता है। इसके अलावा जो बाकी आपका डायोक्सिन और पीसीबी लिखा हुआ है वो हो गया, ठीक है। मरकरी, है ना, जो कि लार्ज प्रेडेटरी फिश लाइक टूना,
शार्क है ना, इनमें पाया जाता है। स्वॉर्ड फिश हो गया, डार्कसिन्स भी वही हैं। पीसीबी जो कि पॉलीग्लोटेड बायफिनाइल्स होते हैं, ये भी फैटी फिश में पाए जाते हैं ना। और इसके अलावा क्या पाया जाता है, लेड, आर्सेनिक, कैडमियम, ये भी वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज एग्जांपल ऑफ इमल्सन, निम्नलिखित में से कौन सा है कि इमल्सन का उदाहरण है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन। इमल्सन का बेस्ट उदाहरण क्या है यहाँ पर, मिल्क है। क्या है, मिल्क है ना। फूड इंडस्ट्री से या बेकरी इंडस्ट्री से क्या क्या इमल्सन के एग्जांपल्स होते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं ना। और इमल्सन भी 3 प्रकार का होता है, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल एंड बोथ, है ना। तो इनमें से भी वो कौन सा प्रकार है, जैसे मिल्क की बात करें तो ऑयल इन वाटर इमल्सन है, बटर की बात करें तो वाटर इन ऑयल इमल्सन है, मेयोनीज की बात करें तो ऑयल इन वाटर है, सैलड ड्रेसिंग की बात करें तो ऑयल इन वाटर है। ठीक है, सैलड ड्रेसिंग कोई सलाद नहीं होती है, ध्यान में रखना है ना, सैलड ड्रेसिंग कोई सलाद नहीं होती है। सलाद को सजाने के लिए जो लिक्विड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सैलड ड्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे उनके क्या दिए हुए हैं, इमल्सन के प्रकार दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारी आज की चर्चा थी, इसमें हमने विस्तार से बात करी। अगली क्लास में पुनः मिलेंगे हम लोग, है ना, और अपनी इस चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे गुजरात पीसीएस के पेपर के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।